Hello everyone. In this lecture, we are going to do sentence rearrangement and we can also call it parajumble. टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट बहुत सारी टाइप्स होती हैं। देखिए रीअरेंजमेंट की 2 से 3 टाइप्स हैं जो कि एग्जाम्स में आती हैं। आज हम जो है वो टाइप 1 करने जा रहे हैं, दैट मीन्स वो बेसिक टाइप है। मैक्सिमम अभी भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में यही टाइप आ रही है। वैसे भी कोई भी टॉपिक आप जब नए सिरे से करते हो तो बेसिक टाइप करना चाहिए पहले, ताकि जो है अंडरस्टैंडिंग है उसका बिल्डअप बन सके। सो उसमें क्या है, 5 to 7 सेंटेंसेस आपको आएंगे रीअरेंज करने के लिए। आपको उसका करेक्ट सीक्वेंस, वो जंबल्ड होंगे ऑलरेडी। जंबल्ड का मतलब है वो एक इनकरेक्ट सीक्वेंस में दिए होंगे, आपको उनको रीअरेंज करके करेक्ट सीक्वेंस में लेके आना है। उसमें आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, लाइक वाइज कि जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है जो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब वो एक स्टेटमेंट सेंटेंस होना चाहिए जिसमें कि शॉर्ट फॉर्म्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें प्रोनाउंस भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्ट फॉर्म आ रही है कोई भी तो रेफरेंस उसका डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक सेंटेंस ऐसा भी पड़ा होगा कि उसमें उसका डिटेल्ड भी कुछ दिया होगा। ठीक है, और प्रोनाउंस तभी यूज होते हैं जब पहले उसके जगह, मतलब प्रोनाउंस की डेफिनेशन ही क्या है, जो नाउन की जगह यूज होते हैं, राइट। तो अगर नाउन को मेंशन करा होगा तभी उसकी जगह प्रोनाउन यूज करे होंगे, तो प्रोनाउन जो है वो पहला सेंटेंस कभी भी नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या आएगा, फिर सेंट्रल पार्ट क्या आएगा, या तो प्रोनाउंस वाले सेंटेंस आएंगे या फिर कुछ एडिशन दिया होगा, इन एडिशन टू या मोर ओवर, एक ही बात है ना। ऑन द अदर हैंड, दूसरे मतलब एक बात बोल दी गई है तो दूसरी तरफ क्या बोला जा रहा है, उसके ऑपोजिट क्या बोला जा रहा है, उसके कंट्रास्ट में क्या बोला जा रहा है। हाउएवर, एज वेल एज, कि ये भी है, बट ये तो है पर ये भी है, और ठीक है। एंड लास्ट पार्ट में क्या होगा, देखिए कोई भी चीज का जब लास्ट पार्ट है, कोई भी पैराग्राफ, एक सेंटेंसेस को मिला के बनेगा क्या, पैराग्राफ। ठीक है, तो उसके एंड पे क्या होगा, कंक्लूजन ही होंगे, तो उसमें ये वाले कीवर्ड्स आएंगे, thus hence consequently therefore at the end। सो ऐसे वाले वर्ड्स से क्या होगा, उनका पैरा जो लास्ट वाले सेंटेंसेस होंगे वो आपको यहाँ से स्टार्ट होते नजर आएंगे। सो प्रैक्टिस करते हैं आज हम बहुत ही बेसिक लेवल से और बहुत ही सिंपल से टाइप से। इसमें इन सब में आपको और एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको पेयर्स को कनेक्ट करते जाना है। ठीक है, पेयर्स को कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि जैसे कोई स्टेटमेंट दी हुई है तो साथ में उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वो एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, जैसे सपोज कोई नाउन वाला दिया हुआ था कि सपोज किसी बैंक के बारे में आपको बताया गया है तो आगे उसका कोई एग्जाम्पल दिया है। करेंसी के बारे में बताया तो आगे उसका एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो उनको भी आपने क्या करना है, पेयर में ही रखना है, क्योंकि वो जो कनेक्टेड स्टेटमेंट्स होती हैं, कनेक्टेड स्टेटमेंट्स का ही मतलब होता है पेयर। ठीक है, एक ही बात है, चाहे कनेक्टेड स्टेटमेंट बोल लो चाहे पेयर बोल लो। हाँ जी, फर्स्ट जो है हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे है, देखिए दिस कॉल्स फॉर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो पहला ही वर्ड क्या है, दिस, तो ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। पूरा पूरा पढ़ने की कई बार जरूरत भी नहीं होती हमें। नेक्स्ट है हाउएवर, तो हाउएवर भी पहला नहीं हो सकता। नेक्स्ट है द एक्सीडेंट एट जापान्स Fukushima nuclear power plant as a result of tsunami seems to have made a heavier impact on the minds of public all over the world than the tsunami itself। तो ये पूरा भी पढ़ के देखा जब हमने, तो इसमें भी कुछ भी जो है वो ना तो प्रोनाउंस यूज हो रखे हैं, ना ही कोई शॉर्ट फॉर्म यूज हो रखा है। तो ये हमें जो है वो लग रहा है कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट लग रही है। तो इसको एक बारी कंसीडर करके चलते हैं फर्स्ट सेंटेंस, बाकी एक बारी पढ़ के ही पता चलेगा। नेक्स्ट देखिए, बताया जा रहा है चाइना जो है वो 80th रैंक पे है, और ये भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि बोला हुआ है अगेन इन दीज एज वेल एज इन इंडिया। ओके, सो ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट रैंक की बात बोली जा रही है, कौन से रैंक कहाँ पे हैं, मतलब किस रैंक की बात हो रही है, रैंक किस जगह का रैंक है। तो जब तक हमें यही नहीं पता है तो हम कोई भी स्टेटमेंट को इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अमंग दीज कंट्रीज, अगेन आ गया दीज कंट्रीज, प्रोनाउन यूज हो रखा है दीज, तो ये भी जो है वो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो डेफिनेटली हमारे पास पहला सेंटेंस कौन सा है, सी। ठीक है जी, उसके बाद पूरा इसको पढ़ के देखते हैं। द एक्सीडेंट एट जापान, तो बात किसके बारे में करी जा रही है, एक्सीडेंट, तो सिंगुलर टर्म है तो उसी के बारे में आगे बात हो रही है। दिस कॉल्स फॉर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, क्यों,
देखिए न्यूक्लियर पावर के रिस्क के बारे में बात हो रही है और यहाँ भी हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में कि सुनामी के चलते उसका रिजल्ट क्या निकला इसी के बारे में बात हो रही है। तो डीपर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये जो बात है और इसमें क्या बोला गया है कि वेयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर हाई। ऐसी वाली कंट्रीज जहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन लेवल है वो हाई होगा। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो कौन सा है, ये वाला, जहाँ की बात हो रही है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट की बात हो रही है, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हमें देखने को मिल रहा है। एंड दूसरा जो सेंटेंस है वो कौन सा है, ये वाला है। ठीक है जी। आइए देखते हैं अब तीसरा सेंटेंस कौन सा हो सकता है। बात हो रही है कंजप्शन लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर हाई जिन कंट्रीज में है, तो उन वाली, अब कंट्रीज को मेंशन कर दिया गया है तो आगे क्या बोला है, अमंग दीज कंट्रीज। ये वाली कंट्रीज, कंट्रीज का मेंशन आगे देखना है आपको कौन सी में करा गया है। यहाँ पे चाइना, रशिया, जापान, यूएस की बात तो करी गई है, पर कंट्रीज वर्ड कहाँ पे मेंशन करा गया है उसकी तरफ आपको चलना है। बात किसकी करी गई, अब इंडिया की, कि जो इंडिया है वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ से हमें ये भी श्योरिटी मिल जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लेवल की बात करी जा रही थी और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर की बात करी जा रही है कि इंडिया जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना। दैट मीन्स चाइना फर्स्ट पे है, यूएस है, उसके बाद जापान है, फिर रशिया है। तो चाइना, यूएस, जापान, रशिया जो है वो पहले 4 नंबर पे हैं, जो इंडिया है वो 5वें नंबर पे है। इन अगर पांचों की बात करी जाए वर्ल्ड में, अगर बात करी जाए कैपिटा टर्म्स की, तो इट का मतलब क्या है, यहाँ पे इट किसके लिए होगा, सिंगुलर। इट का मतलब ही क्या है, सिंगुलर। तो इट का बात करी जा रही है इंडिया के बारे में। इट रैंक्स अराउंड 150। तो पहले इंडिया का रैंक बता दिया गया है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद इंडिया का रैंक बताया जा रहा है कि वो 150 रैंक के अराउंड है अगर पर कैपिटा टर्म्स की बात करी जाए तो हाउ एवर वाला आपको पहले ही बताया गया था कि सेंट्रल पार्ट में ये वाला सेंटेंस जो है वो होगा। उसके बाद देखिए, अब इंडिया का रैंक तो बता दिया उन्होंने 150, अगर पर कैपिटा टर्म्स में जाएं तो इंडिया का रैंक दोनों तरीके से पता चल चुका है हमें, दीज कंट्री से पहले यहाँ पे हिंट मिल गया। उसके बाद देखिए अब बाकी की कंट्रीज का रैंक भी बताया गया है कि चाइना जो है वो 80th रैंक पे है, रशिया जो है वो 26th पे है, जापान 19th पे और यूएस जो है वो 11th रैंक पे है अगर बोला जाए पर कैपिटा टर्म्स में बात करी जाए तो। एंड इन दीज, ये वाली कंट्रीज में और एज वेल एज इन न्यूक्लियर पावर is the as well as in India, nuclear power is the only energy source which can meet the challenge. So पहला सेंटेंस हमारा क्या था, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट थी। उसके बाद ये जो एक्सीडेंट है ये किस चीज की अंडरस्टैंडिंग को बोल रहा है, दिस किसको बोला गया है, इस एक्सीडेंट को ही बोला गया है। उसके बाद क्या मेंशन करा गया, कंट्रीज को उसी सेंटेंस में मेंशन करा गया। तो हमें पता चला कि दीज कंट्रीज में रैंक्स की बात हो रही है वर्ल्ड में, अगर पर कैपिटा टर्म की बात करी जाए तो फिर रैंक्स की बात हो रही है। पहले इंडिया की बात स्टार्ट हुई थी तो इंडिया की बात पहले आएगी, उसके बाद जो आएगा वो बाकी की कंट्रीज का रैंक आएगा। तो इस तरह से हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस क्या बनता है, पहला है सी, उसके बाद आएगा ए, नेक्स्ट हमारे पास आएगा ई, नेक्स्ट हमारे पास है ई, दीज कंट्रीज उसमें मेंशन करा गया, फिर इंडिया का दूसरा रैंक बताया गया हमें बी में, बी पार्ट में। और उसके बाद लास्ट जो हमारा पार्ट रहेगा वो कौन सा है, डी। सो ये है हमारा करेक्ट सीक्वेंस, CAEBD। अगर आपको ये क्विकली पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, तो नेक्स्ट में आपको क्वेश्चंस के जो आंसर करने हैं वो आप इजीली दे सकते हो। ये सीक्वेंस अगर आप लिख लेते हो तो बहुत ही इजी रह जाता है। अब देखिए, उन्होंने बोला है कि पूछा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस कौन सा है। तो सेकंड आपको पता है ए है, तो जहां पे ए ऑप्शन है वही वाला क्या है, इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है, फर्स्ट, क्योंकि हमें पता है कि जो ए है वो सेकंड सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी फिफ्थ सेंटेंस। तो सॉरी, हाँ जी, फिफ्थ सेंटेंस कौन सा है, फिफ्थ है डी। तो इससे क्या होता है आपको करेक्टली पता चल जाता है, डी है तो मतलब सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। फोर्थ पूछा गया है तो देखिए फोर्थ है बी। तो बी कहाँ पे पड़ा हुआ है, फर्स्ट में ही पड़ा है। देन उसके बाद है थर्ड सेंटेंस हमसे पूछा गया है, थर्ड ई है, तो ई ऑप्शन कहाँ पे है, सेकंड ऑप्शन में है। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट कौन सा था, सी था, तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ।
ठीक है? तो आप ऐसे अगर सीक्वेंस लिख लेते हो तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करना कुछ मुश्किल नहीं है, आप बहुत ही ईज़िली इनके आंसर दे सकते हो। सो यू हैव टू फोकस ऑन द ट्रिक्स। सिर्फ ट्रिक्स काम आए इसकी 100% गारंटी देखो कहीं भी नहीं होती। आपको ट्रिक्स कैसे याद रहेंगी, कैसे आप उनको अप्लाई कर पाओगे ईज़िली, उसका आंसर भी है मेरे पास। अगर आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, रेगुलर प्रैक्टिस करना डिफ़िकल्ट है। रेगुलर प्रैक्टिस के बाद आप उसको जब एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करोगे, सॉरी एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करोगे, तब वो डिफ़िकल्ट नहीं है। तो नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, बैंक का मेंशन करा गया है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच हैड जस्ट इंटरवेन्ड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वाज सीन बाइंग डॉलर्स। तो ये भी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो सकती है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, तो इसको एक बारी कंसिडर करके चलते हैं। नेक्स्ट में मेंशन करा गया है द बैंक, मतलब एक पर्टिकुलर बैंक के बारे में बात हो रही है, अभी हमें बैंक का मेंशन नहीं करा गया, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, द लोकल करेंसी, आरबीआई से भी पहले देखिए, आरबीआई का जब मेंशन करा गया है, फॉरेन एक्सचेंज की बात करी गई है, तो लोकल करेंसी की बात उससे पहले करी जाएगी। तो ये हमारा जो है फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। हमें यहाँ से पता चल गया, कुछ कॉमन सेंस जो हमने अप्लाई करनी होती है, वहां से हमें पता चल रहा है कि लोकल करेंसी रिसेंटली रोज टू। तो लोकल करेंसी की बात रिसेंटली कहाँ पे रोज हुआ है, क्या उसमें राइज आया है कि 25 मंथ हाई हुआ है उसमें अगेंस्ट द डॉलर ऑन सस्टेन्ड कैपिटल इनफ्लोज। तो कैपिटल इनफ्लो, लोकल करेंसी, ऐसे वाले टर्म्स यूज हो रही हैं। तो आरबीआई का मेंशन उससे पहले किया गया हो ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सम इंटरेस्टिंग थिंग्स हैव हैपेंड इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब बात किसकी कर रहे हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे हम करते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है पूरा एक जैसे मेन चीज, उसमें बात करते हैं हम लोकल करेंसी की, आगे उसमें आता है फिर आरबीआई, और फिर आगे उसमें आते हैं बाकी के बैंक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ही हम चलेंगे। अगर हमें पता है कि प्रॉपर बात किसके बारे में करी जा रही है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बात करी जा रही है, तो ये जो हमारा होगा वो होगा इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में पिछले दिनों क्या क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। ये है इंट्रोडक्शन, कि कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, ये हमें बताया जा रहा है। क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, एक तो आरबीआई की बात करी जा रही है कि उसने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवेन किया है और डॉलर्स खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट आरबीआई, तो ये आरबीआई दो, हमें देखिए यहाँ पे बनता है पेयर, ए और ई स्टेटमेंट का पेयर बनेगा, क्यों, क्योंकि दोनों में ही आरबीआई के बारे में बात हो रही है। तो इतना भी हमें पता चल गया। ठीक है, उसके बाद एफ पार्ट में देखिए क्या बात हो रही है, फाइनली द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फाइनली वर्ड यूज हो रहा है, फाइनली वर्ड हमेशा लास्ट के सेंटेंसेस में यूज होता है। ठीक है जी, तो बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हो रही है, यहाँ से भी पता चल जाता है कि आरबीआई के बाद ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करी जाएगी। द नेशंस लार्जेस्ट लैंडर हैज रेज्ड इट्स मिनिमम लैंडिंग रेट। जो इसका लैंडिंग रेट है वो इसने क्या किया है, रेज किया है, इसके बारे में बात हो रही है। तो ये जो है ये बाद में ही आएगा। तो हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या था, वन बाय वन हम लिखते जा रहे हैं। वन बाय वन देखिए, डी जो है वो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, कि कुछ इंटरेस्टिंग चीजें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में हुई हैं, यानी कि हम इसको अटेम्प्ट कर चुके हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम में सबसे पहले बात किसकी होगी, करेंसी की बात होगी, कि क्या राइज आया है, करेंसी में राइज आया है रिसेंट। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा होगा वो सी स्टेटमेंट होगा। अब करेंसी हैंडल कौन करता है, आरबीआई करता है। तो देखिए यहाँ पे हमें देख रखी है शॉर्ट फॉर्म, और मैंने आपको बोला था शॉर्ट फॉर्म वाला सेंटेंस जो है वो बाद में आएगा। पहले जहाँ पे उसका फुल फॉर्म बताया गया है वो सेंटेंस पहले आएगा। तो यहाँ बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो फुल फॉर्म कहाँ पे दिया गया है, ए पार्ट में, उसके बाद आएगा ई। तो हमने पेयर पहले ही बना लिया था, डी सी ए ई, यहाँ तक हमारा जो है वो फाइनल हो गया है। अब आरबीआई के बाद बात किसकी हो रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। उससे पहले हमारे पास एक स्टेंट बचा हुआ, एक जो बचा हुआ है वो सेंटेंस कौन सा है, द बैंक। अब ये द बैंक जो है वो आरबीआई को बोला गया है या इसको बोला गया है, वो देखते हैं पढ़ के। यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही थी, लैंडिंग रेट को रेज करने के बारे में बात हो रही है, एसबीआई की जब बात हो रही है। फिर देखिए, द बैंक हैड फॉर सो लॉन्ग रजिस्टर्ड अ रेट इंक्रीज।
जो रेट इंक्रीज था वो बैंक ने काफी टाइम तक रेजिस्ट किया, बट फाइनली टोट द लाइन ऑफ। देखिए फाइनली टर्म आ रहा है और ये लास्ट पे ही आएगा, पहली चीज। और रेट इंक्रीज रेजिस्ट करा काफी लंबे टाइम तक, किसने करा? अभी अभी किसने बढ़ाया रेट इंक्रीज? एसबीआई ने। तो ये कौन से बैंक की बात हो रही है? डेफिनेटली एसबीआई की ही बात हो रही है, ठीक है। तो डीसीएई, इसके बाद हमारे पास आएगा एसबीआई का मेंशन, एफ पार्ट आएगा, एंड देन उसी बैंक के बारे में फिर से बात हो रही है कि रेट इंक्रीज को इन्होंने रेजिस्ट किया काफी टाइम तक, बट फाइनली अब क्या है? टॉट द लाइन ऑफ अदर बैंक्स एज इट कॉस्ट ऑफ फंड्स, एज जो इसके फंड्स हैं उसका जो कॉस्ट है वो ऊपर चला गया है। तो इसी तरह से बाकी बैंक्स की तरह इसने भी इसी लाइन में मूव ऑन किया है। इसने भी अपना जो रेट है, रेट इंक्रीज है वो किया है। अ, वो भी हमें बता दिया गया था बाय 10 बेसिस पॉइंट। तो ये था जनरल नॉलेज के लिए, चलो। और बताया भी गया है कि 1 बेसिस पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? परसेंटेज पॉइंट का 1/100 पार्ट होता है। तो सीक्वेंस पे हमें फोकस करना था, वो हमने कर लिया है। ये जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आएगा हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आएगा फाइनेंशियल सिस्टम, देन उसके बाद हमारे पास आएगा फाइनेंशियल सिस्टम के बाद ही हमें करेंसी के बारे में बात करी जाएगी, और करेंसी के बाद हमें आरबीआई का मेंशन करा जाएगा। आरबीआई के बाद देखिए फुल फॉर्म के बाद हमें शॉर्ट फॉर्म मेंशन करी जा रही है। देन उसके बाद एसबीआई का मेंशन करा गया कि रेट इंक्रीज किया है। काफी टाइम तक तो इस वाले बैंक ने, इस पर्टिकुलर बैंक ने रेजिस्ट करा, पर उसके बाद क्या है? कॉस्ट ऑफ फंड्स काफी हाई गए हैं। तो इस तरह से हम इस सीक्वेंस पे पहुंचे हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो है वो इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो जब आप ये वाला सीक्वेंस करेक्टली बना लेते हो तो आगे इन क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत ही इजी रहता है। सो हमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि थर्ड सेंटेंस कौन सा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द थर्ड सेंटेंस? सो देखिए थर्ड सेंटेंस हमें देखना है, थर्ड हमारे पास कौन सा है? ए। तो यहाँ से एक बहुत क्विकली आंसर मार्क कर के जा सकते हैं। ए कहाँ पे पड़ा है? सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट हमें पूछा है सिक्स्थ, मतलब 6 ही सेंटेंस थे, तो लास्ट सेंटेंस के बारे में हमें पूछा जा रहा है। लास्ट देखिए कौन सा था हमारे पास? बी, द बैंक, जहां पे बात करी जा रही है कि फाइनली इसने भी बाकी बैंक्स की तरह रेट को इंक्रीज करा है। तो बी जो होगा, बी कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन में है, देखिए। हाँ जी। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस पूछा गया है हमें, सेकंड है हमारा सी। तो सी कहाँ पे है? सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। फोर्थ पूछा गया हमें, देखिए फोर्थ, इस सीक्वेंस को देखना है आपने, अब इसको नहीं देखना है, ठीक है। ई, तो फोर्थ है हमारा ई, तो फिफ्थ जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट कौन सा था हमारा? डी, तो डी मतलब थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। सो ये जो सीक्वेंस है, ये जो बनाने में, देखिए अभी मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, साथ साथ आपको बता रही हूँ कि कैसे। अगर मैं इंडिविजुअली अटेम्प्ट करूँ तो बहुत ही जल्दी ये अटेम्प्ट हो जाता है, ट्रिक्स के कॉमन सेंस से। कैसे जल्दी हो जाता है? प्रैक्टिस से ही होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत ही मुश्किल आएगी आपको। प्रैक्टिस करते रहिए ताकि पेपर में डिफिकल्टी ना आए, ठीक है, एग्जाम में डिफिकल्टी ना आए, उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस के बाद जब आपका ये सीक्वेंस बन जाता है तो ये आंसर्स देना बहुत ही, मतलब 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर ही ये चीज आपकी सॉल्व हो जाती है। लेस देन 10 सेकेंड्स लगेंगे आपको फटाफट ये मार्क करने में, पर इतने भी जल्दी मत करिएगा कि सारा सॉल्व भी कर लिया अच्छे से तो एंड पे आके यहाँ पे आप गलती कर जाओ। सो ये गलतियां हमें नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं, बाकी की जो एग्जांपल्स हैं, बाकी की जो टाइप्स हैं, वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करी जाएंगी। थैंक यू फॉर दिस सेशन।